आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोस्टिंग यूनिट नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट। आज हम लोग पूरी की पूरी उसकी थियरी देख लेंगे। थियरी के अंदर से आराम से 5 से 6 एमसीक्यू निकलेंगे इसके अंदर, और थियरी पोर्शन जो है वो एक्सटर्नल के अंदर भी काम लगेगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर स्टार्टिंग का पॉइंट है परचेज प्रोसीजर एंड इश्यू प्रोसीजर क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं परचेज प्रोसीजर क्या आएगा। कोई भी कंपनी है अगर वो मटेरियल परचेज करेगी तो मटेरियल परचेज करने की क्या पूरी की पूरी प्रोसीजर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जिसका काम क्या होगा, वो चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिएगा, रॉ मटेरियल वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई स्पेशल टाइप का रॉ मटेरियल अगर उसको चाहिएगा तो परचेज डिपार्टमेंट वालों को बोलेगा कि भाई मेरे को ये वाले रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे ये वाले रॉ मटेरियल का क्या कर दो, अरेंजमेंट करके दो। ठीक है। उसी तरीके से अगर उसको रूटीन वाला या रेगुलर बेसिस का अगर कुछ चाहिए होगा तो क्या करेगा, स्टोर रूम वाले को बोलेगा कि भाई वहाँ से क्या कर दो, मेरे को ये वाला मटीरियल दे दो। स्टोर रूम वाले के पास अगर मटेरियल होगा तो वो दे देगा, अगर स्टोर रूम के पास नहीं होगा तो वो रूटीन मटेरियल की क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोई स्पेशल टाइप का मटेरियल चाहिएगा तो इस स्पेशल टाइप के मटेरियल का क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। और अगर स्टोर रूम वाले के पास अगर मटेरियल फिनिश हो जाएगा तो रूटीन वाला मटेरियल क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा क्या मेरे को ये वाला मटेरियल चाहिए। अब परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, तो अलग अलग कंपनी के पास से इन्फॉर्मेशन लेगा, उसका वो क्या करेगा, टेंडर वगैरह निकालेगा, उसका भाव वगैरह निकालेगा, कोटेशन वगैरह निकालेगा, और देखेगा कि भाई उसको जो क्वालिटी का मटेरियल वगैरह चाहिए वो उसको कौन कौन सा कंपनी वगैरह या कौन सा बंदा है जो कम रेट में देगा। जो उसको कम रेट में देता होगा या तो फिर जो रिक्वायरमेंट का मटेरियल चाहता है वो अगर जो देगा उसको क्या करेगा, परचेस का ऑर्डर दे देगा। परचेस का ऑर्डर आ जाएगा, उसका बाद हमारे पास मटेरियल आएगा। मटेरियल को रिसीव कौन करेगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। वो उसको क्या करेगा, चेक वगैरह करेगा। अगर गुड्स बरोबर है तो उसको क्या करेगा, गुड्स रिसीव नोट दे देगा, और वो गुड्स रिसीव नोट्स के थ्रू वो गुड्स कहाँ चला जाएगा, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। मटेरियल का क्या होगा, पूरे का पूरा इंस्पेक्शन वगैरह होगा, उसको चेक वगैरह कर देने में आएगा, फिर स्टोर रूम के अंदर चला जाएगा। और जब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोडक्ट वो क्या करेगा, स्टोर रूम के पास से ले लेगा। ठीक है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को स्पेशल की ज़रूरत होगी तो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। स्टोर रूम वाले के पास ये जो माल अभी जो हम लोग ने मंगवाया अगर वो फिनिश हो जाएगा तो फिर से वो क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोल देगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है किसके अंदर, परचेज प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट आता है इश्यू की क्या प्रोसीजर है। ठीक है। तो इश्यू के अंदर कैसा होगा कि स्टोर रूम हैगा, वहाँ पे सब माल वगैरह पड़ा हुआ होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या आएगा, कोई भी गुड्स वगैरह की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, अगर रूटीन मटेरियल चाहिए तो क्या करेगा, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट भेज देगा। और अगर स्पेशल मटेरियल चाहिए तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ मटेरियल भेज देगा। किसको भेजेगा, स्टोर रूम को। स्टोर रूम वाला क्या करेगा, उसका जो भी मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ होगा वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ए को दे देगा। ठीक है। डिपार्टमेंट ए अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर देगा। अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा का मटेरियल बचता है, अब हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि जितना भी माल तुमने लिया वो पूरे का पूरा फिनिश हो जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि माल बच सकता है, तो जो एक्स्ट्रा का माल वगैरह बचेगा, एक्सीज मटेरियल जो बचेगा वो मटेरियल क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। किसको रिटर्न दे देगा, स्टोर रूम वालों को दे देगा। या तो फिर अगर किसी और को भी उसको ट्रांसफ़र करना है तो किसी और डिपार्टमेंट में भी क्या कर सकता है, मटेरियल वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। अगर वो किसी और को ट्रांसफ़र करेगा तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट देगा, और अगर वो रिटर्न देगा तो मटेरियल रिटर्न नोट देगा। दोनों में सेम ही है, ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफ़र नोट, रिटर्न देता है रिटर्न नोट। ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैगा, अगर कोई भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, रूटीन है तो मटेरियल रिक्वेस्ट नोट देगा। अगर स्पेशल टाइप का है तो बिल्स ऑफ मटेरियल देगा। किसको देगा, स्टोर रूम वाले को देगा। स्टोर रूम वाला क्या करेगा, मटेरियल देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास एक्सीज मटेरियल होता है तो मटेरियल क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। किसको दे देगा, स्टोर रूम वाले को। और अगर उसके पास अगर वो चाहे तो किसी और को ट्रांसफ़र करना तो क्या कर सकता है, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र नोट देगा। देख नेक्स्ट टॉपिक है
डॉक्यूमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ स्टॉक, मतलब कि जो भी माल वगैरह तुम लोग को मिला है, जो माल वगैरह स्टॉक वगैरह तुमने इश्यू किया, तो उसकी एंट्री वगैरह कुछ रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कितना रिकॉर्ड है, देर आर टू मेन रिकॉर्ड, दो जगह पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक बिन कार्ड के थ्रू, एक स्टोर लेजर के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा इसके अंदर से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बिन कार्ड कौन मेंटेन करेगा, स्टोर कीपर, और स्टोर लेजर कौन मेंटेन करेगा, कोस्टिंग डिपार्टमेंट। बीन कार्ड स्टोर कीपर, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है पर, और स्टोर लेजर कौन मेंटेन करेगा, कोस्टिंग डिपार्टमेंट करेगा। बीन कार्ड किसको कहते हैं, तो बीन कार्ड इज अ कार्ड विच शो द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, कितना माल आया कितना माल गया, खाली उसका जो रिकॉर्ड होगा उसको बोलते हैं बिन कार्ड। फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, कितना कितनी क्वांटिटी में माल आया, कितनी क्वांटिटी में माल गया, उसको बोलते हैं बिन कार्ड। स्टोर लेजर का मतलब क्या होता है, तो देख लिखा हुआ है, स्टोर लेजर कंटेन बोथ क्वांटिटेटिव एंड मनी वैल्यू ऑफ द स्टोर आइटम। कितनी क्वांटिटी का माल आया, कितनी क्वांटिटी का गया, उसके साथ साथ कितने रुपए का माल है, कितने रुपए का गया, उसकी भी हम लोग जो एंट्री करेंगे उसको बोलते हैं स्टोर लेजर। ये क्या था, बिन कार्ड। बिन कार्ड में क्या खाली क्या बताएंगे, फिजिकल मूवमेंट बताएंगे, कितनी क्वांटिटी गई कितनी क्वांटिटी आई उसके बारे में बताएंगे। जबकि स्टोर लेजर में क्वांटिटी तो बताएंगे, साथ में क्या करेंगे, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बताएंगे। अच्छा, बिन कार्ड कौन प्रिपेयर करेगा, तो बिन कार्ड है वो स्टोर कीपर प्रिपेयर करेगा, और जो स्टोर लेजर है वो कोस्टिंग डिपार्टमेंट करेगा। बिन कार्ड स्टोर कीपर ने, स्टोर लेजर कोस्टिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये वाला मेंटेन करेगा, ठीक है। फिर आता है प्राइजिंग इश्यू, कि कौन सी प्राइस के ऊपर इश्यू करना है, तो उसकी अलग अलग मेथड है। एक्चुअल कॉस्ट मेथड में आता है फीफो है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आए उसको पहले बेच देना है। फिर आता है लीफो, जो लास्ट में है उसको पहले बेच दो, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में खाली कौन से वाला है, फीफो है, बेस स्टॉक है, स्पेसिफिक प्राइस है, ये सबके ऊपर डिटेल के अंदर हम लोग ने एग्जाम्पल किए गए, ठीक है। ये सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज है, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज है, उसके ऊपर भी हम लोग ने एग्जाम्पल देखे हैं। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है, ठीक है। नो, नेशनल कॉस्ट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड प्राइसिंग मेथड आता है, इन्फ्लेट प्राइस मेथड आता है। सेकंड नंबर वाली तुम लोग के कोर्स में नहीं है। यहाँ से फीफो है, फिफ्थ सिक्स हैगा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हैगा, यहाँ से फर्स्ट नंबर का जो भी है वो तुम्हारा कोर्सेज के अंदर है, बराबर। फिर आता है मार्केट प्राइस मेथड है, तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है, नेट रियलाइज प्राइस मेथड है। ये दोनों भी कोर्स के अंदर नहीं है। ये सबके बारे में डिटेल के अंदर हम लोग ने सम्स वगैरह किए हुए हैं। अब प्राइसिंग एंड रिटर्न इन शॉर्टेज, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर गारंटी मारता हुआ एक एमसीक्यू निकलेगा, आएगा 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 ना आएगा, 100% आएगा। रिटर्न टू स्टोर, देखो वहाँ पे क्या दिया है, एट द सेम प्राइस इट इज मटीरियल वेरी इशू। अगर तुम्हारे को रिटर्न देना है तो जितने में तूने परचेज किया है उतने में रिटर्न दे दे। अगर सपोज समझ लो कि डेट वगैरह तेरे को नथिंग इज मेंशन, कुछ बोला नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन आर गिवन, तो क्या करने का, करंट इश्यू प्राइस, अभी क्या इश्यू प्राइस चल रही है वो रेट पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न दे देंगे। रिटर्न टू स्टोर, मतलब अगर माल तेरे को रिटर्न देना है स्टोर को, तो ऐसे वाले सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो रेट से तुमने लिया है वो रेट, अगर वो रेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी करंट इश्यू प्राइस क्या है वो रेट से हम लोग को क्या करना है, रिटर्न दे देना है। रिटर्न टू वेंडर और सप्लायर, अगर सपोज समझ लो सप्लायर को अगर माल वगैरह रिटर्न देना है तो जो रेट पे तुमने परचेज किया है वो सेम रेट पे तुम लोग रिटर्न दे दोगे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, बड़े तो ऐसे वाले सिचुएशन में क्या करेंगे, करंट इश्यू प्राइस, यहाँ बाजू के ऊपर भी करंट इश्यू प्राइस देता ना। शॉर्ट में क्या देखना है, अगर तेरे को डेट वगैरह प्राइस वगैरह रेट वगैरह दिया है तो वो रेट पे रिटर्न दे देना है या रिटर्न ले लेना है। और इफ़ नथिंग इज मेंशन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देन वो वाली सिचुएशन के अंदर तुम लोग को क्या करना है, करंट इश्यू प्राइस जो हो वो प्राइस पे रिटर्न दे देना है या रिटर्न ले लेना है। दोनों में वही बताया गया है। बराबर। शॉर्टेज किसको कहते हैं, तो समटाइम क्या होता है कि भाई गुड्स गुड्स वगैरह जो होता है वो हमारे से क्या होता है कि भाई जैसे कि मिस हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है, तो शॉर्टेज जो भी है वो भी क्या करना है, करंट इश्यू पे देना है। शॉर्ट में क्या देखना है, माल रिटर्न आता है या माल रिटर्न जाता है, अगर डेट और प्राइस दी तो वो वाली डेट और प्राइस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न दे देंगे या रिटर्न ले लेंगे।
अगर रिटर्न देने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है या रिटर्न लेने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो फिर शॉर्टेज है, ये तीनों कंडीशन के अंदर करंट इश्यू प्राइस लिख देंगे। ठीक है। फिर आता है मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। बराबर है, ये ध्यान से देखना, ये शॉर्ट नोट वगैरह आ सकती है इसके अंदर, ने एमसीक्यू भी आएगा। अंडर दिस सिस्टम continuous record of receipt, issue, balance of material are maintained by the storekeeper। ये भी कौन मेंटेन करेगा? स्टोर कीपर मेंटेन करेगा। पर यहाँ पे क्या करेगा? कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लिखेगा, मतलब डेली बेसिस, रूटीन बेसिस के ऊपर जितने भी बार माल आएगा, जितने भी बार माल जाएगा, हर बार वो क्या करेगा? एंट्री मारेगा। इट शो द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। पर फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक भी होगा और उसका करंट बैलेंस, अभी कितना माल बचा हुआ है वो भी वो क्या करेगा? लिखा हुआ होगा। दिस सिस्टम इज यूजुअली सपोर्टेड बाय द प्रोग्राम ऑफ द कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज अ कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग टर्म्स आर लूजली कंसिडर्ड सिनोनिम्स, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। बराबर, ये क्या आएगा? कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग जो भी है वो क्या आएगा? एक प्रोग्राम तरीके से क्या होता है? ऑपरेट वगैरह होता है। ठीक है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है एक एमसीक्यू इसके ऊपर बनेगा, एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी का मतलब क्या होता है कि कभी भी हम लोग कोई भी मटेरियल वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाएंगे ना, तो उसके अंदर 3 तरीके का मटेरियल होगा। ए ग्रुप वाला मतलब ऐसा मटेरियल जो हाई वैल्यू होगा, बी ग्रुप वाला मतलब मॉडरेट वैल्यू होगा, मतलब कि ना तो हाई होगा ना तो लो वैल्यू होगा, मतलब मीडियम वाला होगा। ये सी मतलब कैसा? लो वैल्यू आइटम होगा। डेफिनेटली तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके अंदर तुम करोगे क्या? ए बी सी और 3 तरीके के प्रोडक्ट का यूज़ करके तुम्हारी प्रोडक्ट बनती है। डेफिनेटली तुम करोगे क्या? हाई वैल्यू आइटम तुम कम यूज़ करोगे, मॉडरेट वाला तो मीडियम है तो मीडियम ही यूज़ करना है, और जो थर्ड नंबर वाला है बड़े लो कॉस्ट वाला, उसका तुम लोग यूज़ कैसा करोगे? थोड़ा ज़्यादा करोगे। ठीक है, 3 टाइप का आएगा। हाई वैल्यू का कम यूज़ करोगे, मॉडरेट वाले का मीडियम यूज़ करोगे, लो वैल्यू वाले का ज़्यादा यूज़ करोगे। ठीक है, देख उसी तरीके से यहाँ बताएगा। देख ए नंबर वाला कैसा? हाई वैल्यू वाला है, मोर कॉस्टली है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम उसका यूज़ कैसा करेंगे? 10% करेंगे। बट उसका अगर हम लोग खर्चा काउंट करने जाएंगे ना, तो अराउंड 70% जितना हो जाएगा। ये परसेंटेज एक एग्जाम्पल के हिसाब से तुम लोग को दिए गए। ठीक है, एक अगर तुम्हारे को एमसीक्यू वगैरह में पूछेंगे तो ये परसेंटेज याद रखना। देख कैसा है? क्वांटिटी 10% यूज किया, पर क्या हुआ? टोटल खर्चा कितना जाता है? 70% जाता है। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट वैल्यू है। कम क्वांटिटी यूज़ करूंगा फिर भी क्या होगा? खर्चा ज़्यादा होगा। ये मॉडरेट है तो दोनों में 20-20 रखा हुआ है, और ये लीस्ट कॉस्ट लो वैल्यू वाला है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? लो वैल्यू वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ करूँगा, बट उसके पीछे मेरा अमाउंट कैसा जाएगा? कम जाएगा, कम खर्चा मेरा जाएगा। देख ये एमसीक्यू में ये याद रखना। ए कैटेगरी स्मॉल क्वांटिटी हाई वैल्यू, बी कैटेगरी मॉडरेट क्वांटिटी मॉडरेट वैल्यू, सी क्वांटिटी लार्ज इन क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि लो वैल्यू है, वो रीज़न के कारण इसकी स्मॉल क्वांटिटी यूज़ करूँगा, क्योंकि महंगी चीज़ है, महंगी चीज़ तो कम ही यूज़ करेंगे ना। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट आता है वीईडी एनालिसिस, मोस्ट टाइम पे इसमें याद रखना, एक एमसीक्यू इसमें बनेगा। वीईडी एनालिसिस होता किसके लिए? स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है, जिसके अंदर वी का मतलब होता है वीटर, ई का मतलब होता है एसेंशियल, डी का मतलब डिज़ायरेबल। बरे किसके लिए होता है? ये स्पेयर पार्ट्स के लिए होता है। याद रखना, स्पेशल पूछते हैं कि स्पेयर पार्ट के लिए कौन से वाला एनालिसिस होता है? वीईडी एनालिसिस होता है। वीईडी एनालिसिस का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वीटर, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। बराबर है। उसी तरीके से ए बी सी का भी क्या कर सकते हैं? फुल फॉर्म पूछ सकते हैं क्या? तो फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, देख वी का मतलब क्या होता है? वीटर स्पेयर पार्ट। वीटर स्पेयर पार्ट मतलब क्या? ऐसे वाला स्पेयर पार्ट जिसके बिना नहीं चल सकता है। जैसे एग्जांपल दिया, गियर वायर इन स्कूटर। अगर तुम्हारे स्कूटर है, स्कूटर में गियर वायर ही नहीं है, तो विदाउट गियर वायर क्या तुम स्कूटर चला सकते हो? नॉट पॉसिबल, धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये वीटर पार्ट है, मतलब इसके बिना नहीं चलेगा। एसेंशियल स्पेयर पार्ट, एसेंशियल मतलब क्या? उसका होना जरूरी है, जैसे कि ब्रेक वन इन स्कूटर। ठीक है, देख ये जो है ना वी वाला, उसके बिना तो स्कूटर चलेगा ही नहीं। ये ई वाला, उसके बिना स्कूटर चल जाएगा, पर थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, जैसे कि ब्रेक वायर है। भले क्या करना पड़ेगा? पेड़ से गाड़ी रोकनी पड़ेगी। गाड़ी चल तो जाएगी, पर क्या करना पड़ेगा? ब्रेक मारने में या रोकने में तकलीफ पड़ेगी।
एसेंशियल मतलब तकलीफ पड़ेगी थोड़ी बहुत, उसके बिना नहीं चल सकता है। वीटर पार्ट मतलब चलेगा ही नहीं। नहीं डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल मतलब कि अगर हो तो अच्छा है, जैसे कि लाइट इन स्कूटर, पर लाइट बिना चल भी सकता है, तकलीफ भी नहीं पड़ेगी, लेकिन होगा तो एक फैसिलिटी मिलेगी, उसको बोलते हैं डिज़ायरेबल। वी मतलब होना ज़रूरी है, उसके बिना ना चले। ई मतलब होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। डी मतलब होने नहीं होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद आता है फिक्सेशन ऑफ स्टोक लेवल। स्टोक लेवल फिक्स करना है बरे। ठीक है। फर्स्ट नंबर आता है मैक्सिमम लेवल। ठीक, कोई भी कंपनी वगैरह है, अगर वो सपोज समझ लो अगर कम कम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल वगैरह मंगाएगी, हमको भी पता है अगर हम लोग कम क्वांटिटी में माल वगैरह मंगवाएंगे तो हमारा कैसा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक के अलग अलग लेवल है, वो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, माल मंगवाएंगे। जिसमें फर्स्ट नंबर है मैक्सिमम लेवल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना माल मंगवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाएंगे। उसका रीज़न क्या है, अगर हम उससे ज़्यादा माल मंगवाते हैं तो माल अगर हम लोग ज़्यादा मंगवाएंगे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई सस्ता पड़ेगा। सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन माल को फिर हमारे को स्टोर करना पड़ेगा ना, उसको संभालना पड़ेगा, तो संभालने का भी तो खर्चा होगा ना। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो मटेरियल है वो पेरिसेबल हो, तो थोड़े टाइम में ख़राब भी हो सकता है। तो मैक्सिमम लेवल हमारे को बताएगा कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही स्टॉक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल मतलब क्या कि इतने से कम अगर स्टॉक होता है तो हमारे को दूसरा ऑर्डर कर देना है, उससे कम स्टॉक का लेवल नहीं करना, उसको बोलते हैं मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल कितनी कितनी क्वांटिटी का हम लोग को ऑर्डर करना आएगा, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे वाली सिचुएशन है, अगर हम लोग अगर अभी भी माल नहीं मंगवाएंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग प्रॉब्लम में आ सकता है। एक डेंजर लेवल के अंदर हम लोग आ सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एवरेज स्टॉक, तो उसमें तो क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल जो है, इसका जो आंसर आता है फर्स्ट एंड सेकंड का, उसका डिवाइड बाय 2 कर देना है। इसके बाद आता है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कितनी कितनी क्वांटिटी का हम लोग माल मंगवाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा खर्चा लोवेस्ट होगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका सम्स आएगा 8 to 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट मतलब उसको संभालने का खर्चा कितना होता है, इसकी फॉर्मास वगैरह है, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस वगैरह के अंदर काम आएंगे। थियरी पोर्शन यहाँ पे फिनिश हुआ, यहाँ से अब आगे क्या होगा, सम्स वगैरह स्टार्ट हो गए। उसके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे। अभी जो थियरी पोर्शन है वो कवर करो, 7 to 8 MCQ, 5 to 7 मार्क का जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह है वो आपके इसके अंदर से कवर हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।